देखिए एक सवाल है, बोल रहा है मासेस ऑफ द अर्थ एंड द मार्स आर इन द रेशियो 10:1। पृथ्वी और मार्स दो प्लेनेट है, तो पृथ्वी और मार्स का जो मास का द्रव्यमान का अनुपात है वो कितना है? 10:1 है। कितना है? 10:1। अच्छा, एंड देयर रेडियाई इन द रेशियो 2:1। और उनका त्रिज्या का अर्थ और मास का त्रिज्या का रेडियस का जो रेशियो है ना वो 2:1 के रेशियो में है। तो पूछ रहा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑन द ऑफ द सेम बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ दीज प्लैनेट्स। तो ये दोनों प्लैनेट्स के सतह पर उन दोनों बॉडीज का, सेम बॉडी का क्या वेट का रेशियो होगा। मतलब कि धरती और मार्स का जो मास का रेशियो है वो 10:1 है। मतलब जितना भी मार्स का रेशियो रहा होगा, मार्स बाद में है, तो जितना भी मार्स का रेशियो रहा होगा उससे 10 गुना, उसका 10 गुना तो रेशियो रहा होगा कितना? अर्थ का। ठीक है ना। तो अगर धरती, अगर मान ले मार्स का मास 1 kg है, इतना तो कम नहीं है लेकिन समझ लेते हैं कि क्योंकि रेशियो है ना, रेशियो तो कोई फिक्स वैल्यू होता नहीं है। तो मार्स अगर 1 kg का है तो धरती उससे 10 टाइम्स होगा, 10 kg का। ये है रेडियस इन द रेशियो। अगर मार्स का रेडियस 1 मीटर है तो धरती का रेडियस 2 मीटर होगा। ठीक है ना, रेशियो में है ये। ठीक है ना। तो जितना भी रेडियस होगा मार्स का उससे दुगना रेडियस होगा किसका? अर्थ का। तो रेडियस का रेशियो है, ये मास का रेशियो है। तो पूछ रहा व्हाट विल बी द रेशियो, क्या अनुपात होगा ऑफ द वेट्स ऑफ द सेम बॉडी। ठीक है ना, कि एक बॉडी आप ले गए अर्थ पर और उसी बॉडी को ले गए मार्स पर। एक बॉडी लिए थे कोई ए बी नाम का, उसको किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ पे ले गए, धरती के सतह पर और फिर मार्स के सतह पर। तो वो सेम बॉडी का वेट का रेशियो क्या होगा कि धरती पर क्या वेट होगा उस बॉडी का, मार्स पे क्या वेट होगा उस बॉडी का, और दोनों को रेशियो बतलाना है। तो दोनों प्लैनेट्स के सतह पर उस सेम बॉडी का वेट का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम बोले यहां पर सॉल्व करते हैं तो वेट का रेशियो बोल रहा है, तो वेट तो हमको क्या होता है, अगर हम वेट अगर निकालना हो, वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स। वेट फोर्स है। तो वेट एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स से, ठीक है ना, धरती, अगर धरती का बात कर रहे हैं तो वेट एक ऐसा फोर्स है कि जिस फोर्स से पृथ्वी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है ना, वही फोर्स तो वेट कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का। तो वेट क्या होता है? वेट अगर धरती पर का हम वेट करें किसी भी ऑब्जेक्ट का, कि धरती के सतह पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा? वेट ऑन अर्थ, डब्ल्यू अर्थ मतलब वेट ऑन अर्थ। तो वेट ऑन वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू जी मास इंटू और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि धरती पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई। किसका मास है? ये उस ऑब्जेक्ट का मास है जिस ऑब्जेक्ट का वेट निकाल रहे हैं धरती पर। तो मास उस ऑब्जेक्ट का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट में जी प्रोड्यूस होता है धरती पर। धरती पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? जी। तो एम इंटू जी कर दीजिएगा तो उस वाले बॉडी का वेट निकल जाएगा, वेट ऑन अर्थ। अगर हम अच्छा, लेकिन यहाँ वेट ऑन अर्थ है तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका लेंगे? अर्थ का ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम वेट का बात करें मार्स का, कि मार्स पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, तो वेट का तो फॉर्मूला ही रहना है एम इंटू जी। तो उस ऑब्जेक्ट का मास, सेम बॉडी है तो मास तो सेम रहेगा, अलग अलग प्लेनेट पे कहीं भी चल जाइए मास तो सेम रहना, पार्टिकल्स तो सेम रहता है। तो वेट मार्स पर उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पर अब हम कहाँ गए हैं? मार्स के सतह पर गए हैं, तो मार्स का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगा, मार्स के सतह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगा। तो मार्स के सरफेस पर ये जो स्मॉल जी का वैल्यू है उसको हम मान लेते हैं जी ऑन मार्स, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स, कि मार्स के ग्रेविटी के कारण उस वस्तु में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ उसको हम बोल दिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मार्स। ठीक है, तो वो है, यानी कि हमको ये वाला अब रेशियो बतलाना है, तो वेट ऑन अर्थ बाय वेट ऑन मार्स का रेशियो बतलाना है। तो हमको तो मास मास तो कट जाएगा, चलिए, लेकिन अगर हमको ये वाला रेशियो पता है तभी हम निकाल सकते हैं जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स। अगर इसका रेशियो पता लग जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो ही बनना है ना। अच्छा देखिए, अब हम सीधा ना बात करते हैं धरती का और मार्स का। ये धरती है
ये मार्स है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि धरती का जितना भी मास है, अगर मास का रेशियो का बात करें हम, मास का, ठीक है ना, और इसके मास का, ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है कि धरती का और मार्स का जो रेशियो है ना, मास का रेशियो, वो 10:1 के फॉर्म में है। मतलब हम मान लेते हैं कि मार्स का जितना भी मास होगा, ठीक है ना, और उससे 10 गुना मास किसका ज्यादा होगा, तो 10 गुना ज्यादा ज्यादा मास होगा किसका, धरती का, ठीक है ना। तो अगर हम बताइए, अगर हम बोल दें कि अगर हम अर्थ का मास m मान लें, अर्थ का मास कितना मान लें, m kg, तो मार्स का मास कितना होगा, m/10, m/10, m/10 ही तो होगा। अरे क्या बोल रहे हैं, धरती और मार्स का मास का रेशियो कितना है, 10:1। मतलब जितना भी मार्स का रेशियो होगा उससे 10 गुना, 10 टाइम्स मास होगा किसका, धरती का, ठीक है। तो हम मार्स छोटा था यहाँ पर, क्योंकि इससे रेशियो निकालना अर्थ का आसान है, तो हम मार्स का धरती का रेशियो कितना मान लिए, धरती का मास कितना मान लिए, m, कि धरती का मास है m, तो मार्स का मास कितना हो जाएगा, m/10, ठीक है ना, m/10। क्योंकि देखिए अगर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10:1 का रेशियो है, तो मार्स का मास कितना है, m/10। पृथ्वी का मास कितना है, मार्स के मास का 10 गुना, तो 10 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अर्थ का मास क्या है, जितना भी मास है मार्स का, उसका 10 गुना मास किसका है, धरती का। तो मार्स का मास m/10 है, तो इसका 10 गुना अगर करें हम, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो धरती का मास कितना आ गया, m। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर हम धरती का मास m मान लेंगे, तो मार्स का मास कितना हो जाएगा, m/10। ऐसे सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है ना। आप इसको m भी मान सकते थे, इसको 10m भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब अगर रेडियस का हम बात करें, रेडियस का, तो मार्स का रेडियस, धरती का रेडियस क्या होगा, मार्स का रेडियस क्या होगा, ये हमको बतलाना है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जितना भी रेडियस है मार्स का, उससे 2 गुना रेडियस उसका सेकेंड टाइम, ठीक है ना, 2 टाइम्स किसका रेडियस होगा, धरती का। जितना भी मार्स का रेडियस होगा उससे 2 टाइम्स, 2 गुना मास किसका होगा, 2 गुना मास होगा किसका, धरती का। तो हम मान लेते हैं कि धरती का रेडियस कितना है, r है, धरती का रेडियस r मान लिए, तो मार्स का रेडियस क्या हो जाएगा, मार्स का रेडियस हो जाएगा r/2, r/2। ठीक उसी तरीके से जितना भी रेडियस होगा मार्स का, उसका 2 गुना रेडियस किसका होगा, धरती का। तो रेडियस अगर मार्स का r/2 है, अगर रेडियस मार्स का r/2 है, अगर रेडियस मार्स का r/2 है, तो उससे 2 गुना रेडियस धरती का होगा। तो मार्स का रेडियस r/2 है और धरती का रेडियस मार्स के रेडियस का 2 गुना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो r, यानी कि धरती का रेडियस कितना आ गया, r। तो धरती का रेडियस अगर हम r माने हैं, तो हमको मार्स का रेशियो r/2 मानना पड़ेगा, तभी तो धरती मार्स के रेडियस का 2 गुना होगा। अगर धरती का मास m माने हैं, तो मार्स का मास m/10 मानना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी मार्स का रेशियो है उससे 10 गुना, जितना भी मार्स का मास है उसका 10 गुना मास तो धरती का है, तभी ना m आएगा। ये पता लग गया हमको। अब हम अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला निकालें, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको चाहिए, तो हमको निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर किसी भी प्लेनेट पर आप निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r²। किसी भी प्लेनेट के सरफेस पर अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला आता है। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स्ड है 6.67 × 10⁻11। m क्या है, तो जिस प्लेनेट पर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं उसका मास। r क्या है, तो जिस प्लेनेट पर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं उस प्लेनेट का रेडियस का स्क्वायर। तो हम धरती पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं, धरती पर g ऑन अर्थ, इसको अर्थ कर लीजिए, ठीक है ना, g ऑन अर्थ, ठीक है ना, g ऑन अर्थ मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। तो फॉर्मूला तो ही रहना है gm/r²। तो g मास किस पे, धरती पे निकाल रहे हैं, धरती का मास कितना है, m, धरती का रेडियस कितना है, r, रेडियस का स्क्वायर, मतलब धरती पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना आ गया gm/r²। उसी तरीके से अगर मार्स पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाले, तो फॉर्मूला तो ही रहना है gm/r²। तो g तो कांस्टेंट है,
इसका वैल्यू तो बदलना नहीं है, कैपिटल जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये, इसका नाम है, तो इसका तो वैल्यू फिक्स होता है कांस्टेंट, तो ये बदलना नहीं है। जितना धरती पर ये कैपिटल जी का वैल्यू है उतना ही मार्स पे कैपिटल जी का वैल्यू है, लेकिन होता है gm/r² फॉर्मूला। जी तो लिख दिए, मार्स पे निकाल रहे हैं तो मार्स का मास कितना है, m/10, m/10। मार्स का रेडियस कितना है, r/2, मार्स का रेडियस कितना है, r/2, और क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, ठीक है ना, तो रेडियस का r/2 का, मार्स का रेडियस r/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इधर देखिए, ये जी एम है, नीचे में 10 है, तो जीएम के नीचे में टोटल 10 आ गया। ये बड़ा वाला डिवाइड है तो ये बड़ा वाला डिवाइड दे दिया ऐसे, ठीक है। r/2 का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर, r स्क्वायर बाई r स्क्वायर के नीचे में डिवाइड है, अभी क्या है 2, r का स्क्वायर तो 2 का भी स्क्वायर होगा क्योंकि टोटल में स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा कैलकुलेट होके, क्योंकि डिवाइड है ना तो ऊपर जाएगा, और ये r स्क्वायर कहाँ आएगा, 10 के बगल में आएगा, नीचे वाला सबसे ऊपर, और ये कहाँ रह जाएगा, नीचे में, ठीक है, 10 के बगल में। तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, gm/4, gm/4 बाई, नीचे में क्या था 10 × r², तो 10 × r²। क्या हम 4/10 को ऐसे लिख लें, 4/10 को एक साथ लिख लेते हैं, 4/10 को एक साथ लिख लिए, और gm/r² को एक साथ लिख लिए, gm/r² को एक साथ लिख लिए। gm/r², क्या हमको दिख रहा है कि ये gm/r² है क्या, तो हाँ हमको दिख रहा है कि gm/r² किसका वैल्यू है, तो gm, ये तो g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है, m तो धरती का मास दिख रहा है, r क्या है, r तो धरती का रेडियस था, तो ये जो gm/r² है वहां जो आ रहा है, तो gm/r² किसका वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस का वैल्यू है। तो क्या हम gm/r² के जगह पर g ऑन अर्थ पुट कर सकते हैं, क्योंकि gm/r² का वैल्यू कितना है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ सरफेस पर है उसी का ये वैल्यू है, तो gm/r² के जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं। अच्छा, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो आ रहा है, g ऑन मार्स आ रहा है निकालते निकालते, तो g ऑन मार्स, अच्छा ये कट जाएगा, 2 से 4 2 बार में, और 2 से 10 5 बार में, तो 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। और ये gm/r² किसका वैल्यू है, gm/r² तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है, तो gm/r² के जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं, इस gm/r² के जगह पर हमको तो लिखना पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसी का वैल्यू है, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर 2/5 था ही, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। आ रहा है ना स्क्रीन पर, 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानते हैं, हमको तो किसका रेशियो चाहिए था, हमको तो रेशियो चाहिए था g ऑन अर्थ बाई g ऑन मार्स, तो g ऑन मार्स भी आ गया, g ऑन अर्थ भी आ गया, ठीक है ना। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग का कोई काम नहीं, सब इरेज करते हैं अब, क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगा सॉल्व करने के लिए। अब देखिए हमारा ये वैल्यू आ गया, क्या आ गया वैल्यू, मेरे पास वैल्यू आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स बराबर 2/5 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अच्छा, तो हमको तो रेशियो चाहिए तब ना वेट का रेशियो निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, हमको तो g ऑन अर्थ बाई g ऑन मार्स चाहिए, क्योंकि रेशियो तो पहले अर्थ का बाद में मार्स कर लेंगे, तो क्या करते हैं, g ऑन मार्स को इधर लाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो g ऑन अर्थ इधर है, तो g ऑन अर्थ इधर ही रहेगा, बटा में क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो g ऑन मार्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मार्स बराबर बराबर दे दिया। अच्छा, इसको इधर भेजे हैं, 5 को इधर भेज दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 5 इधर आ गया, 2 को नीचे ले आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 5 का डिवाइड में आ जाएगा, तो इतना आ गया। अब इसको सीधा करके लिख देते हैं,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ बटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स बराबर कितना आ गया, तो आ गया 5/2 आ गया, 5/2 आ गया। अच्छा, मतलब आप समझें कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना भी होगा मार्स पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना भी होगा मार्स पर, उसका 2.5 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2.5 गुना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर होगा। ये रेशियो का मतलब होता है। तो हमको रेशियो कितना आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स 5/2। ये रेशियो बना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। हमको तो वेट का रेशियो चाहिए था, हमको तो वेट का रेशियो चाहिए था, ठीक है ना। तो देखिए वेट का रेशियो क्या हो जाएगा, हमको तो सेम बॉडी का, तो एक बॉडी है धरती पर तो वेट ऑन अर्थ बटा वही बॉडी है मार्स पर तो वेट ऑन मार्स, इसी का रेशियो चाहिए था, वेट का रेशियो चाहिए था हमको। तो पहले धरती पहले है, बाद में मार्स है, तो धरती पर का वेट बाई उस ऑब्जेक्ट का मार्स पर का वेट, और धरती पर का वेट कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, डिवाइड है तो डिवाइड दे दिए, वेट ऑन मार्स उस ऑब्जेक्ट का, तो कितना वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का मार्स पर, तो जितना उसका मास है इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स। अच्छा, ये तो मास सेम रहना है, अच्छा छोड़ दीजिए उसको, मास वैसी हाँ काट भी सकते हैं आप, ठीक है ना। अच्छा, तो अब बताइए ये क्या मास और मास कट जाएगा, क्या मास और मास कट जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास तो सेम रहता है। अगर इस मार्कर को हम, अगर ये मार्कर 10 ग्राम का है तो इसको हम धरती पर ले जाएंगे तो भी इसका मास 10 ग्राम रहेगा, मार्स पे ले जाएंगे तो भी 10 ग्राम रहेगा, क्योंकि मास तो पार्टिकल से मिलकर बना होता है और पार्टिकल्स तो कभी बदलेगा नहीं, वो तो फिक्स रहता है पार्टिकल्स का अमाउंट। तो मास और मास कट जाएगा। पृथ्वी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 kg का है तो मार्स पर भी 5 ही kg का होगा, तो मास से मास तो कट जाएगा उस ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है ना, क्योंकि मास तो सेम रहना है। तो बचा क्या, बचा आपका g ऑन अर्थ बाई g ऑन मार्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स, ठीक है। और हमको पता है कि जो हम उस ऑब्जेक्ट का वेट निकाल रहे थे धरती पर, और डिवाइड में क्या है उस ऑब्जेक्ट का वेट मार्स पर, तो वेट ऑन अर्थ बाई वेट ऑन मार्स, इनका जो रेशियो आ रहा है वो कितने के बराबर आ रहा है, वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स के बराबर आ रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स का वैल्यू क्या है, g ऑन अर्थ बाई g ऑन मार्स का, तो 5/2। तो क्या इसके जगह पे 5/2 पुट कर दें, 5/2 पुट कर देते हैं, 5/2 पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये आ गया वेट का रेशियो, वेट का रेशियो क्या आ गया 5/2, और वेट तो न्यूटन में होता है क्योंकि फोर्स है वेट। तो उस ऑब्जेक्ट का धरती पर जो वेट होगा और उस डिवाइड में उस ऑब्जेक्ट का जो मार्स पर जो वेट होगा वो 5/2 आएगा। तो ये रेशियो निकल गया ना a/b के फॉर्म में। तो ये आपका 5/2 क्या है, 5/2 अनुपात है, रेशियो है, किसका रेशियो, तो उस ऑब्जेक्ट का वेट का, उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है धरती पर और नीचे में कितना है उस ऑब्जेक्ट का वेट है मार्स पर कितना है, तो ये रेशियो आ गया। हमको यही पूछ रहा था कि उस ऑब्जेक्ट का वेट का अनुपात क्या होगा, कि धरती पर का वेट बाई वेट पर का वेट, मार्स पर का वेट, दोनों का रेशियो ले लीजिए तो उस ऑब्जेक्ट का कितना आ गया 5/2, ठीक है। मतलब इसका मतलब समझे कि अगर मार्स पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर 50 न्यूटन, अब धरती पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 50 न्यूटन है तो मार्स पर उस ऑब्जेक्ट का वेट 20 न्यूटन रहा होगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि मास यहाँ दिया हुआ नहीं था, हम रेशियो बतला रहे हैं वहां पर कि 5/2 आना है कट कर। तो अगर धरती पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 50 न्यूटन है तो मार्स पर उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होना चाहिए 20 न्यूटन, तभी तो 0 से 0 कट के न्यूटन से न्यूटन कट के फिर से रेशियो 5/2 बनेगा। तो उस ऑब्जेक्ट का वेट का अनुपात निकल गया, धरती पर और मार्स पर वेट का अनुपात निकल गया कितना 5/2। तो कौन सा ऑप्शन है 5/2, तो ऑप्शन नंबर बी 5/2।